Hi, myself Komal. Welcome to my classes, Literature for All. So today we will discuss T.S. Eliot because ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. So T.S. Eliot के हम सारे MCQs जो भी important हैं वो आज डिस्कस करेंगे for your upcoming exam like TGT, PGT, GIC and UPPCS Assistant Professor एग्ज़ाम एंड ऑल्सो यूजीसी नेट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है बिकॉज हमने यहाँ पे सारे ही इंपॉर्टेंट टाइप्स के जो भी ट्रैप्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, VYQs हैं, ये जो TS सीटेट के बारे में रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. ओके, सो टीएस एलियट के लिटरेरी करियर एंड लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे. सो टीएस एलियट वाज born in, so he was born in St. Louis and basically he is born in America, United States. Okay, and now T.S. Eliot was originally a citizen of, so T.S. Eliot was originally citizen of the United States, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में ही इनकी जो है वो जन्म हुआ था. सो ही वॉज मेनली अ सिटीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट. टी.एस. एलियट लेटर he become a citizen of, so T.S. Eliot later become the citizens of United Kingdom. Okay, so ये इनका जो born हुआ था वो हुआ था the United States में, but after that for his literary career and later his life he spent in the United Kingdom. Okay, now T.S. Eliot study at the university in America. सो अमेरिका के किस यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाई की थी? तो इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी. ओके, विच फिलोसोफर डीपली इन्फ्लुएंस्ड एलियट्स थिंकिंग? सो दैट इज आवर F.R. ब्रैडली जो है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस थे इनके थिंकिंग से. टी.एस. एलियट अनहैप्पी फर्स्ट मैरिज वॉज विथ, तो टी.एस. एलियट की जो है वो 2 मैरिजेस हुए थे. टी.एस. एलियट का जो अनहैप्पी फर्स्ट मैरिज था विथ विविन हैगेवुड. ओके, नाउ लाइक टी.एस. एलियट पर्सनल मैरिटल प्रॉब्लम आर ऑफ्टन रिफ्लेक्ट इन हिज, सो इनके जो पर्सनल कई बार मतलब इनके कई सारे जो है वो एक पर्सनल जो भी मैरिज के प्रॉब्लम्स थे वो रिफ्लेक्ट करते थे हिज थीम्स ऑफ द आइसोलेशन एंड डिसपेयर. ओके, नाउ विच पोएट बिकम एलियट्स फ्रेंड एंड लिटरेरी सपोर्टर इन लंदन? ओके, सो एजरा पाउंड जो हैं वो इनके लिटरेरी मतलब फ्रेंड भी थे, साथ में इनके सपोर्टर भी थे और ये दोनों लंदन में ही मिले थे. एंड एजरा पाउंड ने ही जो है वो द वेस्टलैंड को एडिट किया हुआ है. So now Eliot converted to which branch of Christianity in 1927? So T.S. Eliot जो है वो कन्वर्ट हो गए थे 1927 में, इन्होंने अपना रिलीजन चेंज किया था, तो ये एक एंग्लिकन्स बन गए थे आफ्टर ही स्विचेस टू क्रिस्टियनिटी. ओके, नाउ T.S. Eliot later poetry was स्ट्रॉन्गली इंस्पायर्ड बाय, सो इनका जो लेटर स्ट्रॉन्गली जो मतलब पोइट्री इन्होंने जितनी भी लेटर पोइट्रीज लिखी हैं लाइक द वेस्टलैंड एंड मेनी अदर्स पोइट्री विच ही राइट इन हिज लेटर टाइम, सो ये इन्फ्लुएंस था आपका रिलीजियस फेथ एंड स्पिरिचुअलिटी से. मतलब इनके जो भी आपने देखे होंगे द वेस्टलैंड है एंड मेनी अदर्स पोइट्री जो उन्होंने लिखी हुई है अपनी लेटेस्ट लाइफ में, सो वो सारी रिलीजन्स के फेथ पे और स्पिरिचुअलिटी पे उन्होंने लिखी हुई हैं. ओके, विच वुमेन वॉज एन इम्पॉर्टेंट इमोशनल इन्फ्लुएंस ऑन इलियट फॉर मैनी ईयर्स? ओके, सो कौन सी ऐसी वुमेन है, क्या नाम है उन वुमेन का जो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं टी.एस. एलियट के इमोशनल जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनको? सो दैट इज एमिली हेल. ओके, टी.एस. एलियट एक्सपीरियंस इन लंदन कंट्रीब्यूटेड टू हिज डिस्पाइट. ओके, सो टी.एस. एलियट का जो भी एक्सपीरियंस था लंदन में और जो भी चीज़ें वो फील कर पाए थे, तो वो ये अर्बन डिके एंड लोनलेस था जो काफ़ी ज़्यादा ये फील करते थे व्हेन ही केम टू लंदन एंड लाइक सी द ओल्ड अर्बन लाइवलीहुड. ओके, नाउ टी.एस. एलियट इंटरेस्टेड इन ईस्टर्न फिलोसफी इज विजिबल. ओके, सो टी.एस. एलियट काफ़ी ज़्यादा ईस्टर्न वेस्टर्न फिलोसफीज दोनों को ही अपने वर्क्स में मेंशन करते थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा ईस्टर्न फिलोसफी में आपके इंटरेस्टेड थे. ये कैसे दिखता है? सो इन्होंने द वेस्ट लैंड में उपनिषद एंड बुद्धिज्म का जो है काफ़ी रेफरेंस लिया है और वहाँ से इन्होंने इन्फ्लुएंस होकर पूरा एक सेक्शन जो है वो डेडिकेट किया है बुद्धिज्म एंड उपनिषद को द वेस्ट लैंड पोएम में. सो रेफरेंस टू द बुद्धिज्म एंड उपनिषद इन द वेस्टलैंड पोएम. ओके, सो इससे दिखता है कि काफ़ी ज़्यादा ये ईस्टर्न फिलोसफी में भी इंटरेस्ट रखते थे. विच वर्ल्ड इवेंट स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस इलियट सेंस ऑफ क्राइसिस, कल्चरल क्राइसिस? ओके, सो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो था वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है कल्चरल क्राइसिस को आपके इलियट के. नाउ इलियट सेकेंड वाइफ वॉज, तो इलियट के जो सेकेंड वाइफ हैं उनका नाम था वेलरे इलियट. ओके, नाउ व्हाट वॉज टी.एस. एलियट स्टैंड्स फॉर? तो जो टी.एस. एलियट है उसमें जो टी.एस. है उसका मीनिंग है थॉमस एटन. ओके, तो थॉमस एटन एलियट इनका पूरा नाम है, फुल नेम. टी.एस. एलियट वाज born in, so we already discussed that T.S. Eliot was born in USA and after that he came to London and spent his later life in like United Kingdom, London. Okay, in which year was Eliot born? So Eliot born in 1888.
Okay, now, which famous poem by T.S. Eliot begin with the April is the cruelest month? Okay, so it is The Wasteland. इनका बहुत ही फेमस पोएम है जो कि है The Wasteland. उसकी जो फर्स्ट लाइन है वो इन्होंने यही यही उसकी जो है फर्स्ट लाइन है द अप्रैल इज द क्रुएलेस्ट मंथ. अच्छा, ये रेफरेंस लिया गया है आपके द कैंटरबरी टेल्स जो कि जॉफरी चौसर का था. तो जॉफरी चौसर ने उसमें लिखा है द अप्रैल इज द लाइक वाइसेस्ट और हैप्पीएस्ट मंथ. सो इन्होंने वहाँ पे उस चीज़ का रेफरेंस उठाते हुए यहाँ पर उसको क्रुएलेस्ट मंथ कहा हुआ है. Now, T.S. Eliot won the Nobel Prize in Literature in which year? Okay, so he won Nobel Prize in the year 1948. Okay, T.S. Eliot became a British citizen in, so he became a British citizen in 1927. So इनको British citizenship मिली थी 1927 में. Okay, now T.S. Eliot is mainly associated with, okay, so he mainly associated with modernism. We all know that T.S. Eliot and Ezra Pound, they are all the modernist writers or poets. Okay, now which university did T.S. Eliot attend? So T.S. Eliot attend Harvard University, like we already discussed. The love song of J. Alfred Prufrock, so was written by, so it is written by our T.S. Eliot. इनकी बहुत फेमस पोएम है. ओके, और ये जो पोएम है ये आपकी ड्रामेटिक मोनोलॉग में ही है. तो which of these is a play written by T.S. Eliot? So like we all know Hamlet is by Shakespeare and Dr. Faustus is by like Christopher Marlowe. So the Murder in the Cathedral is a play that is written by T.S. Eliot. Okay, T.S. Eliot worked for which publishing house? So he worked for Faber publishing house. T.S. Eliot died in, so T.S. Eliot died in 1965. Okay, he is born in 1888 and he is died in 1965. Okay, now T.S. Eliot received the Nobel Prize in which year? So we all know T.S. Eliot won Nobel Prize in 1948. T.S. Eliot received the Nobel Prize mainly for his contribution. So he received the Nobel Prize for his modern poetry and criticism. So he is a modernist writer, and for his modern poetry and criticism, he won the Nobel Prize in 1948. Okay, now which publishing house was closely associated with T.S. Eliot career? So we all know like Faber is the publishing house for which T.S. Eliot write or published. T.S. Eliot was also famous for, so T.S. Eliot was also famous for literary critic. Okay, so in his earlier life he wrote many poetries, and now then in the later of his life he do criticism and his poetry both. T.S. Eliot belonged mainly to which literary movement? So he belonged to modernist. He is a modernist poet or a critic. Which long poem by T.S. Eliot deal with the spirituality and cultural crisis after World War II? Like we all know, after the crisis of World War First, and after the crisis of all the thing that happened in the World War First, he write his most famous and a long poem, that is The Wasteland. Okay, which work of T.S. Eliot is divided into 4 parts and reflect philosophical thoughts? So that is 4 quartets. Okay, so ये है इनका जो है जो रिफ्लेक्ट करता है इनके फिलोसफिकल थॉट्स को. इसमें जो है वो 4 आपके पोएम्स थे, और यही इनका जो है वो सबसे पहला जो है वो इनका रिफ्लेक्ट करता है फिलोसफिकल थॉट्स को. ओके, नाउ T.S. Eliot वर्क एज एन एडिटर फॉर, सो T.S. Eliot वर्क फॉर एन एडिटर as an editor for the Criterion. Okay, now which honor beside the Nobel Prize was awarded to T.S. Eliot? So apart from the Nobel Prize that he won in 1948, he also won the Order of Merits. Okay, now which is generally considered Eliot's greatest major poem? So we all know that The Wasteland is his major and long poem which he is known for. Okay, which poem is regarded as Eliot's first major success? So the love song is the first major success poem. Okay, successful poem. Which of the following is considered a minor poem by Eliot? So इनके बहुत सारे minor poem हैं, और उसमें से मेरीना जो है इनका एक minor poem है जो कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जा सकता है. So please consider it as important point. Okay, now which major poem explored the spiritual crisis of modern civilization? So the modern civilization crisis जो इन्होंने दिखाया है वो है The Wasteland poem. और which poem is famous for the line "This is the way of the world's ends"? So ये है आपका The Hollow Man, एक पोएम है इनकी जिसमें इन्होंने लाइक ये फेमस लाइन यूज किया है, "This is the way the world ends." Okay, now which of the following belongs to Eliot's 4 quartets? So ये आपका है
नॉर्टन, ये आपका जो है वो 4 जो पोएम्स है उसमें से एक है। नाउ व्हिच पोएम इज इलियट रिफ्लेक्ट्स अर्बन बोर्डम एंड मोनोटनी। ओके, सो दिस इज प्रेल्यूड्स जो है वो ये इनका पोएम है जिसमें इन्होंने बोर्डम एंड मोनोटनी को दिखाया हुआ है। which major poem mark Eliot religion and spiritual turn? Okay, so that is ours एश वेडनेसडे। वेडनेसडे में इन्होंने जो है वो अपना रिलीजन एंड स्पिरिचुअल टर्न को दिखाया है और इसके बाद ही इन्होंने 1927 में अपना रिलीजन भी चेंज कर लिया था। विच पोएम इज सेंटर्ड ऑन हेजिटेशन एंड सेल्फ डाउट। ओके, सो दैट इज द लव सॉन्ग जो है पोएम है जो है इनका, उसमें ये दिखाते हैं अपने हेजिटेशन को, अपने सेल्फ डाउट को। ओके, और ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू। लिटिल ग्रेडिंग इज अ फाइनल सेक्शन। सो 4 पोएम्स हैं जिसमें से हमने बर्ड नॉर्टन पढ़ा था, इसके अलावा एक और पोएम है जो कि है लिटिल ग्रेडिंग। तो ये आपका 4 क्वार्टर्स का भी एक पोएम है जो कि लास्ट पोएम है उस 4 पोएम में से। विच उपनिषद वर्ड अपीयर्स इन द वेस्टलैंड? सो इट इज शांति शांति शांति। 3 बार इन्होंने शांति 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 को रिपीट किया हुआ है। सो ये एक उपनिषदिक वर्ड है जो इन्होंने यूज किया हुआ है द वेस्टलैंड के सबसे एंड लाइन में। आई विल शो यू फियर इन द हैंड फुल ऑफ डस्ट। सो अपियर इन दिस लाइन अपियर्स इन द वेस्टलैंड। ओके, द वेस्टलैंड की ये लाइन है, आई विल शो यू फियर इन द हैंड फुल ऑफ डस्ट। Okay, Eliot technique of using reference from many cultures and texts is called stream of consciousness, textuality, and sentimentalism and naturalism. Okay, so intertextuality ही एक एक टर्म है जिसमें हम क्या करते हैं, कई सारे टेक्स्ट से रेफरेंस लेते हैं एंड देन उसको अदर टेक्सेस में यूज किया जाता है। तो ही यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफरेंसेज एंड कल्चरल एंड टेक्सेस, सो इट इज shows that he used mainly intertextuality. Which major poem mark Eliot religion and spiritual turn? So as Wednesday में इन्होंने religious and spiritual turn के बारे में लिखा हुआ है। Which poem is central on hesitation and self doubt? Okay, the love song poem जो है इनका, उसमें इन्होंने dramatic monologue का भी यूज किया है और साथ में hesitation and self doubt को इन्होंने दिखाया है। Little Gidding is a final section of 4 quarters. Okay, which of the following is not a major poem by T.S. Eliot? So कौन सा इसमें से major poem नहीं है T.S. Eliot का? So 4 quarters भी हमारा major poem है, The Wasteland भी है, The Hollow Man भी है। सो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो है वो इनका मेजर पोएम नहीं है। आई थिंक ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। विच पोएम कंबाइंस फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन विद म्यूजिकल स्ट्रक्चर? ये भी शायद 4 क्वार्टर्स जो है वो इनका मेजर जो है वो म्यूजिकल स्ट्रक्चर को कंबाइन करता है। Okay, so T.S. Eliot style is highly influenced by, so his style is highly influenced by classical and literary references. Urban isolation and loneliness are important theme in, it is important theme in Preludes. Okay, now Eliot often used myths in poetry, so काफी ज़्यादा ये myths का use करते थे अपनी poetry में, that connects past and present. So क्यों use करते थे? For connecting past and present. Okay, the style of the Eliot poetry can best describe as, so it best describe as modernist and symbolic. काफी ज़्यादा modernist and symbolic जो है इनका description था in his poetry. So इनका style modernist and symbolic कहलाता है. Okay, now a recurring theme in Eliot later poetry is, so that is spiritual remediation. Okay, so spiritual remediation का इन्होंने later poetry में use किया है. Eliot poetry often contains sudden shift in speak, tone and setting. Okay, so sudden shift ये लेकर आते थे speak में, tone में and settings में. The objective correlative theory is related to, so objective correlative theory का मतलब क्या है? So expressing emotion through the situation and images. So मतलब objective correlation का मतलब है कि जैसा सीन चल रहा है, जैसा सिचुएशन है, उसी के तरीके से हमारा एक्सप्रेशन होना चाहिए और उसी के तरीके से इमेजेस को भी हमें शो करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन का मतलब है कि जो भी चीज़ें चल रही हैं उसमें एक रिलेशन होना चाहिए। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस टर्म इज expression emotion through situation and images. Okay, now which theme dominates the Hollow Man? So it like we all know that it is a spiritual paralysis. Spiritual paralysis को दिखाता है कि कैसे like spirituality कैसे lack कर रही है modern peoples के अंदर. So that is shows in the Hollow Man. So यहाँ पर mainly दिखाया गया है spiritual paralysis को. Okay, Eliot पोइटिक लैंग्वेज इज, सो इनका जो पोइटिक लैंग्वेज होता था वो काफ़ी ज़्यादा डेंस होता था एंड देन उसके अलावा इंटेलेक्चुअल भी होता था. द यूजेस ऑफ कोटेशन फ्रॉम मैनी लैंग्वेजेस इन इलियट पोइट्री शोज, सो क्या दिखाता है ये दिखाता है वाइड कल्चरल
learning. Okay, now which famous literary term was popularized by T.S. Eliot? So that is objective correlative. Objective correlative का मतलब होता है कि जैसा इमोशन है, जैसा सिचुएशन है, उसी के तरीके से हमें इमेजेस को और बाकी सारी चीज़ों को कोरिलेट करके वर्क में चलना चाहिए. नाउ द टर्म कोरिलेटिव मीन्स, सो ये कोरिलेटिव का मतलब है अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और अ सिचुएशन दैट इवोक इमोशन. जैसा ही सिचुएशन है वैसे ही ऑब्जेक्ट, सिचुएशन, हर चीज़ इमोशंस को क्या करना चाहिए, कहीं ना कहीं रिलेट करना चाहिए. ओके, नाउ एलियट एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव. ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का आइडिया इन्होंने द हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में इन्होंने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का टर्म जो है वो कॉइन किया है. एंड देन इन्होंने इसी वर्क में हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का टर्म देते हुए हेमलेट जो है वर्क को आर्टिस्टिक फेलियर बताया था, क्योंकि वे कहीं ना कहीं मानते थे कि हेमलेट के जो भी इमोशंस हैं वो रिलेट नहीं करते थे उस टाइम पे जो भी ऑब्जेक्ट और जो भी सिचुएशंस थे उससे. सो दैट इज वाई ही यूज्ड ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म एंड हिज essay in which he used it as Hamlet and his problem. Okay, according to Eliot, poetry should be, so कैसा होना चाहिए, like we all know, impersonal होना चाहिए, यानी पोएट को अपनी पोएम से हमेशा खुद को सेपरेट करके ही पोएट्री को लिखना चाहिए. T.S. Eliot essay tradition and in an individual talent mainly discuss. So ये क्या डिस्कस करता है, the relation between the originality. सो क्या रिलेशन है ओरिजिनलिटी से, यानी कि आपको क्लासिकल्स को या आपको अपने जो भी प्रीवियस जो भी पोइट्स हैं, प्रीवियस जो भी राइटर्स हैं, उनसे कहीं ना कहीं फॉलो उनको ज़रूर करना चाहिए, बट एक इम्पर्सनैलिटी भी आपके वर्क में होना चाहिए. यानी कि आप बायस ना हो, पर आप जो है हमेशा ट्रेडिशन को भी फॉलो करते हुए इम्बायसनेस को फॉलो करें. नाउ T.S. Eliot believed that the poet must develop. T.S. Eliot का क्या मतलब, एक T.S. Eliot क्या चाहते थे, क्या बिलीव करते थे? So he believed in the historical sense. So ये एक टर्म है जो उन्होंने यूज किया है. T.S. Eliot believed that a poet must develop historical sense. The historical sense according to T.S. Eliot means awareness of. historical sense का मतलब क्या था? Why he used historical sense? So it is used because the continuity of literature from past to present. Okay, so connect करना, historical sense हमारे वर्क में होना चाहिए, एक continuity होनी चाहिए लिटरेचर के अंदर जो पास्ट से भी प्रेजेंट को कनेक्ट करता हो. so that is why he used historical sense. Okay, now T.S. Eliot praised which group of the poet in his essay The Metaphysical Poets. Okay, of course he praised the metaphysical poets in his essay The Metaphysical Poets. Okay, Eliot used the term disassociation of sensibility to describe. So he used disassociation of a sensibility to describe सेपरेशन ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग. सो क्या होना चाहिए? डिसएसोसिएशन होना चाहिए, सेपरेशन होना चाहिए आपके थॉट्स से, आपके फीलिंग्स के बीच में. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू T.S. Eliot, एसोसिएशन, डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी बिगेन आफ्टर द एज ऑफ. सो ये मानते थे कि दिस एसोसिएशन ऑफ द सेंसिबिलिटी यूज किया है आपके मेटाफिजिकल पोइट्स ने. सो आफ्टर द एजेस ऑफ जॉन डन दिस एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी का ज़्यादा यूज किया गया है. ओके, नाउ आपका T.S. Eliot admired the metaphysical poet because they यूनाइट थॉट एंड फीलिंग. ओके, सो डिसएसोसिएशन जो है वो कहीं ना कहीं डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी का जो है वो यूज़ किया गया था, बिगिन हुआ था आफ्टर द एज ऑफ जॉन डन. सो मेटाफिजिकल पोइट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे से यूनाइट कर पाते थे आपके थॉट्स को, फीलिंग्स को, इसीलिए इन्होंने यूज़ किया है कि ये जो है वो यूनाइट करते थे थॉट एंड फीलिंग को. सो ये इन्होंने मेटाफिजिकल पोइट में एडमायर किया है. आपके जितने भी मेटाफिजिकल पोइट्स थे उनकी क्या क्वालिटी को एडमायर किया है? सो इन्होंने एडमायर किया है उनकी यूनिटी ऑफ थॉट एंड फीलिंग को. लाइक they are unite the thought and feeling that is not that is not like followed by the other previously poets or other previously ages poets. Okay, so he appreciate that quality of metaphysical poets. Okay, now T.S. Eliot theory of impersonality compares the poet mind to a
कैटेलिस्टिक। ओके, सो इन्होंने इम्पर्सनैलिटी की जब थ्योरी दी थी तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है टी.एस. एलियट ने। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल दिया है, कई बार पूछा जाता है कि मिरर का दिया, मशीन का, रिवर का, सो नहीं, कैटेलिस्टिक का जो है इन्होंने आपको एक तरीके से एग्जाम्पल देकर समझाया है कि व्हाट इज द इम्पर्सनैलिटी मीन्स इन पोइट्री और इन वर्क्स। ओके, सो ये याद रखना है, कई बार पूछा जाता है विच ऑफ द आइडियाज इज सेंट्रल टू एलियट क्रिटिसिज्म। सो क्या आइडियाज जो थे वो सेंट्रल थीम बनते थे इनके टी.एस. एलियट के क्रिटिसिज्म में। सो दैट इज लिटरेचर एग्जिस्ट विद इन अ ट्रेडिशन। सो लिटरेचर जो है वो एग्जिस्ट करता है विद इन अ ट्रेडिशन। सो दैट इज द core idea that he like wanted to like convey to the critics or to the writers or authors of that time or to us, like कि आपका literature exists within a tradition. So that is his main theme in his criticism. T.S. Eliot gently influence, so ये क्या influence करते थे, we all know, like new criticism. Okay, like according to Eliot, the progress of an artist involves. So क्या according to Eliot जो progress है artist का वो कैसे हो सकता है? So that is possible because by the continuous self sacrifice and existence of a personality. So because of he believed that artist जो है वो artist का progress involve होता है कब, जब continuous self sacrifice किया जाए या फिर और जो है आपका existence of personality हो. Now, which critical work by T.S. Eliot contain the essay Tradition and the Individual. Like we all know his famous collection in which all his critical essays were published, that is आपका The Scattered Word. Okay, now T.S. Eliot Metaphysical Poets जो ऐसे है वो पब्लिश हुआ था इन 1921. सो इनका मेटाफिजिकल पोएट जो ऐसे था वो पब्लिश हुआ था 1921 में. ओके, इन टी.एस. एलियट criticism, unification of sensibility refers. So unification of sensibility word देखिए हम लोग ने बहुत सारे objective, correlative, impersonality, historical sense, okay, and now disassociation of sensibility and now unification of sensibility. So ये सारे terms इनके famous terms हैं जो इन्होंने use किए हैं टी.एस. एलियट के. कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में इनके terms को related, इनके terms से related questions. So now we have one another important term, that is unification of sensibility. So ये refer करता है, इसका meaning क्या है? So unification of sensibility means होता है harmony to intellect and emotions. So okay, so ये that is the meaning of unification of sensibility. Okay, now like T.S. Eliot क्रिटिसाइज विलियम शेक्सपियर हैमलेट बिकॉज, क्यों उन्होंने क्रिटिसाइज किया था? बिकॉज ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन नहीं था. सो दैट इज वाई, बिकॉज इट फेल टू प्रोवाइड एन ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन. हमने पहले डिस्कस किया हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में इन्होंने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म दिया है एंड इसमें इन्होंने इस टर्म को इसलिए यूज किया था बिकॉज ये मानते थे कि जो हैमलेट के इमोशंस थे और जो उस टाइम पे जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी सिचुएशंस यूज किए गए थे वो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं कर रहे थे हैमलेट के इमोशंस को. सो ये मानते हैं कि हैमलेट एक आर्टिस्टिक फेलियर है बिकॉज इट नॉट प्रोवाइड एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव. ओके, सो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म इन्होंने इसीलिए आपके हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में दिया था और क्रिटिसाइज भी किया था हैमलेट के वर्क को, हैमलेट प्ले को, सॉरी. ओके, विच ऐसे कलेक्शन इंक्लूड टी.एस. एलियट मेच्योर लिटरेरी क्रिटिसिज्म. सो कब इनका जो है एक मेच्योर क्रिटिसिज्म वर्क आया था? लाइक ये इन्होंने बहुत सारे एसेज लिखे थे इससे पहले भी, बट द स्कैटर्ड ऑन पोइट्री एंड पोइट्स नाम का जो इनका लाइक ऐसे आया था उसमें ये शो करते हैं कि लाइक बहुत ज़्यादा मेच्योर कलेक्शन, लिटरेरी कलेक्शन इनका क्रिटिसिज्म का वो माना जाता है. T.S. Eliot believed that the poet personality should be, कैसे होनी चाहिए पोइट की पर्सनैलिटी? सो इट इज़ हिडन थ्रू आर्टिस्टिक डिसिप्लिन. आर्टिस्टिक डिसिप्लिन के थ्रू हिडन होनी चाहिए एक पोइट की पर्सनैलिटी. ऐसा मतलब उसके अंदर एक ऐसा आर्टिस्टिक डिसिप्लिन होना चाहिए जिसके थ्रू उसकी पूरी पर्सनैलिटी हिडन रहे. राइटर्स स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस टी.एस. एलियट क्रिटिकल मैथड. ओके, तो क्रिटिकल जो भी मेथड्स थे वो किससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है? तो हम सब जानते हैं मैथ्यूड अर्नॉल्ट, जो कि उनके विक्टोरियन क्रिटिक थे और ये मॉडर्निस्ट क्रिटिक थे. तो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे इनके जो भी क्रिटिकल मेथड्स थे वो बाय द मैथ्यूड अर्नॉल्ट.
Okay, now T.S. Eliot criticism often emphasize the importance of, ये क्या emphasize करते हैं, इनके criticism किस चीज़ पे ज़्यादा emphasize करते थे? So moral seriousness and tradition. He mainly focus on moral seriousness होना चाहिए और आपका एक ट्रेडिशन भी होना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि इन्होंने माना है कि लिटरेचर जो है वो लाइक ट्रेडिशन के अंदर ही होता है। सो लिटरेचर जो है वो ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए भी पास्ट प्रेजेंट में चलता है। सो इनका मानना है कि एक मोरल सीरियसनेस होना ही चाहिए और साथ में ट्रेडिशन होना चाहिए। सो इनका मेनली जो है वो इनके क्रिटिसिज्म इसी चीज़ पे एम्फेसाइज करते थे। पोइट्री इज नॉट अ टर्निंग लॉस ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम द इमोशन। ये लाइन उन्होंने यूज की है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट में। ओके, नाउ टी.एस. एलियट बिलीव्ड दैट जेन्युइन पोइट्री कैन कम्युनिकेट बिफोर इट अंडरस्टूड। जेन्युइन जो भी पोइट्री होती है ये आपका क्या करती है, कम्युनिकेट करती है। सबसे पहले क्या करती है, कम्युनिकेट करती है आपसे बिफोर यू अंडरस्टूड। ओके, सो दैट इज द क्वालिटी जो कि जेन्युइन पोइट्री की होती है। विच प्रोज वर्क बाय टी.एस. एलियट डिस्कस सोसाइटी एंड कल्चर। तो किसमें इन्होंने सोसाइटी एंड कल्चर की बात की है? सो नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, जिसमें इन्होंने कल्चर के बारे में, सोसाइटी के बारे में डिस्कशन किया है। ओके, टी.एस. एलियट कंसिडर्ड विच पोएट एज अ मॉडल ऑफ यूनिफाइड सेंसिबिलिटी। तो ये जॉन डन को मानते थे कि यूनिफाइड सेंसिबिलिटी जो है वो जॉन डन में है। सो एक तरीके से जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट हैं और इनको प्रेज करते हुए इन्होंने ये चीज़ कही है। ओके, टी.एस. एलियट लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज ऑफ्टन डिस्क्राइब एज, टी.एस. एलियट के जो भी क्रिटिसिज्म होते थे वो क्लासिकल होते थे और एनालिटिक होते थे। विच आइडिया इज अ सेंट्रल इन टी.एस. एलियट ऐसे, व्हाट इज अ क्लासिकल। सो व्हाट इज अ क्लासिकल जो इनका ऐसे है उसमें इन्होंने लिटरेरी मेच्योरिटी एंड ऑर्डर के बारे में डिस्कस किया है। टी.एस. एलियट बिलीव क्रिटिसिज्म शुड प्राइमरली, सो कैसा होना चाहिए क्रिटिसिज्म, तो ये क्लैरिफाई एंड रिफाइन लिटरेरी टेस्ट में होना चाहिए, यानी काफ़ी ज़्यादा क्लैरिफाई तरीके से करना चाहिए और रिफाइन लिटरेरी टेस्ट का होना चाहिए। तो लाइक एक तरीके से इन्होंने कहा है कि काफ़ी ज़्यादा लाइक क्लैरिफाई तरीके से हम क्रिटिसिज्म करें। ओके, नाउ विच is genuinely considered T.S. Eliot's greatest major poem. So The Wasteland, we all know, it published in 1922 and it is in 5 sections. So it is the largest poem which he write after the World War First. Okay, which poem is regarded as the Eliot फर्स्ट मेजर सक्सेस? कौन सा फर्स्ट मेजर सक्सेस है? तो द लव सॉन्ग पोएम जो है इनका ड्रामेटिक मोनोलॉग पोएम है इनका ये, और ये इनका सबसे फर्स्ट मेजर लाइक सक्सेस माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ माइनर पोएम बाय एलियट? तो कौन सा माइनर पोएम है? मैरीना, हम सब जानते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है। like which major poem explore the spiritual crisis of modern सिविलाइजेशन? कौन सी पोएम है जिसमें इन्होंने स्पिरिचुअल क्राइसिस ऑफ अ मॉडर्न सिविलाइजेशन को दिखाया है? तो द वेस्टलैंड, द वेस्टलैंड पोएम में ही इन्होंने यही थीम है इनके द वेस्टलैंड पोएम का, लाइक स्पिरिचुअल क्राइसिस इन अ मॉडर्न सिविलाइजेशन। ओके, विच पोएम इज फेमस फॉर द लाइन दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स? द हॉलो मैन इस ये लाइन जो है उसी में यूज किया गया है, दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स। ओके, विच ऑफ दिस बिलोंग टू एलियट्स 4 क्वार्टर्स? तो क्या इसमें से कौन कौन से हैं जो 4 क्वार्टर्स में आए थे? तो बर्न नॉटन जो है वो आया था, लिटिल ग्रेडन जो है वो आया था, एस्टर कोकर जो है वो आया था, ये 3 है। ओके, नाउ 4 हैं इसमें पोएम्स। ओके, विच पोएम बाय एलियट रिफ्लेक्ट्स अर्बन बोर्डम एंड मोटोनमी? ओके, सो दैट इज इन आपका प्रिल्यूड्स। ओके, विच मेजर पोएम मार्क एलियट रिलीजन एंड स्पिरिचुअल टर्न? सो एज वेडनेसडे में इन्होंने रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल टर्न के बारे में लिखा हुआ है। विच पोएम इज सेंट्रल ऑन हेजिटेशन एंड सेल्फ डाउट? ओके, द लव सॉन्ग पोएम जो है इनका उसमें इन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग का भी यूज किया है और साथ में हेजिटेशन एंड सेल्फ डाउट को इन्होंने दिखाया है। लिटिल गिडिंग इज अ फाइनल सेक्शन ऑफ 4 क्वार्टर्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर पोएम बाय टी.एस. एलियट? सो कौन सा इसमें से मेजर पोएम नहीं है टी.एस. एलियट का? सो 4 क्वार्टर्स भी हमारा मेजर पोएम है, द वेस्टलैंड भी है, द हॉलो मैन भी है। सो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो है वो इनका मेजर पोएम नहीं है। आई थिंक ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। द मेजर पोएम दैट द टी.एस. एलियट wrote is The Wasteland, and which is his longest poem, and it is in 5 parts. Okay, and it came in 1922.
Okay, the first MCQ that we discuss is the major theme of the wasteland is. So wasteland की major theme क्या है? So wasteland की major theme है spiritual barrenness. Okay, now the poem mainly reflects the condition of reflects the condition of modern civilization. Okay, so ये जो है ये poem आपके टी.एस. एलियट ने लिखी थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद. ओके, सो उस टाइम पे जो भी स्पिरिचुअल डिस्ट्रक्शन उनको फील हुआ, कल्चरल डिफरेंसेस जो उनको फील हुए, मॉडर्न सिविलाइजेशन जिस तरीके से पूरी तरीके से एक लाइक लूप होल में फंस गई थी वर्ल्ड वॉर के, तो इस पे उन्होंने ये पूरी पोएम लिखी हुई है. तो द पोएम रिफ्लेक्ट द मॉडर्न सिविलाइजेशन की जो भी कंडीशन है उसको पोएम जो है वो डिस्कस करती है. द वेस्ट लैंड बिलोंग टू विच लिटरेरी मूवमेंट, किस लिटरेरी मूवमेंट से? तो ऑफ कोर्स हम देखेंगे मॉडर्न सोसाइटी के ऊपर है, तो मॉडर्निस्ट एरा से है इसका जो है इसको लिखा गया है, मॉडर्निस्ट एरा के टाइम पर इसको लिखा गया है. ओके, और टी.एस. एलियट भी जो है वो मॉडर्न राइटर ही है. द जॉनरा ऑफ द वेस्ट लैंड इज प्राइमरली, तो ये क्या है? सो ये है मॉडर्न पोएम. ओके, नाउ द पोएम इज फेमस फॉर इट्स फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर. तो जो पोएम है वो अपने फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो फेमस है. विच थीम इज डोमिनेटेड इन द पोएम, कौन सी थीम जो है काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटेड है पोएम में? तो वो है डिके एंड डिसइल्यूजमेंट. नाउ एलियट यूजेस मिथ्स मेनली टू, मिथ का यूज़ किया है एलियट ने. बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि एलियट ने इसमें जो है वो मिथ का यूज़ किया है. मॉडर्न सोसाइटी के और सिविलाइजेशन के बारे में लिखा हुआ है, उस टाइम का स्पिरिचुअल और जो भी उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी कंडीशन थी उसके ऊपर इस पोएम को जो है उन्होंने डिस्कस किया है, लिखा है. तो फ्रेगमेंटेड स्टाइल का यूज़ किया है एंड मिथिकल एलिमेंट्स का यूज़ किया है, और ये एक मॉडर्न पोएम है. ओके, सो क्या मिथ्स का इन्होंने मेनली यूज़ किया है? कनेक्ट पास्ट एंड प्रेजेंट, इन्होंने पास्ट से प्रेजेंट को जो है वो कनेक्ट करते हुए इस पोएम को लिखा है. द वेस्ट लैंड सिम्बलाइज, क्या सिम्बलाइज करता है ये वेस्ट लैंड? तो ये स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस को जो है उस टाइम पे स्पिरिचुअली जितने लोग लैक कर रहे थे और जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, इन सब चीज़ों की वजह से इन्होंने वेस्ट लैंड का जो मीनिंग जो है कोर क्या है वेस्ट लैंड का, सिम्बलाइज क्या करता है ये वेस्ट लैंड वर्ड? तो ये स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस को शो करता है उस टाइम के मॉडर्न सोसाइटी के. नाउ द पोएम रिफ्लेक्ट्स द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. ठीक है, द सेंट्रल मूड ऑफ दिस पोएम क्या था? सो ये था आपका जो है वो पेसिमिस्टिक. ओके, नाउ विच थीम अपियर्स रिपीटेडली इन द पोएम, क्या थीम है जो बार बार रिपीट की गई है आपके एलियट के द्वारा? सो ये फर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी को जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेरिलिटी को जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया है. विच थीम अपियर रिपीटेडली? सो फर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी. ओके, नाउ इलियट पोएटिक मेथड इन द पोएम इज कॉल्ड. सो जो इलियट का पोएटिक मेथड था इस पोएम में वो क्या था? सो वो था आपका मिथिकल मेथड. सेंट्रल मूड ऑफ द पोएम, सेंट्रल मूड क्या है इस पोएम का? तो वो है पेसिमिस्टिक. ओके, नाउ विच थीम अपियर्स रिपीटेडली इन द पोएम? सो इट इज फर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी. ओके, नाउ एलियट पोएटिक मेथड इन द पोएम इज कॉल्ड. एलियट ने क्या पोएटिक मेथड का जो है वो यूज़ किया है इस पोएम के अंदर? तो वो यूज़ किया है इन्होंने मिथिकल मेथड का. बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो है पीजीटी के एग्जाम में भी आया था. मिथिकल मेथड का इन्होंने अपने द वेस्टलैंड पोएम में यूज़ किया है. द पोएम प्रेजेंट मॉडर्न लाइफ एज, पोएम में मॉडर्न लाइफ को कैसा दिखाया गया है? स्पिरिचुअली डेड दिखाया गया है. ओके, स्पिरिचुअलिटी मर चुकी है मॉडर्न सोसाइटी के अंदर, ऐसा जो है वो द वेस्ट लैंड का जो है वो एक तरीके से कोर था, थीम था. और द वेस्ट लैंड का मतलब क्या है? जो भी जो है वो डिस्ट्रक्शन है, जो भी वेस्ट लैंड का मीनिंग ही क्या है? जो एम्प्टीनेस है सोसाइटी के अंदर, जो लैक कर रहा है सोसाइटी स्पिरिचुअलिटी के अंदर वो. ओके, तो द पोएम रिप्रेजेंट मॉडर्न लाइफ एज स्पिरिचुअली डेड, स्पिरिचुअली जो है वो मॉडर्न लाइफ डेड हो चुकी है, ऐसा पोएम में बार बार रिपीटेडली जो है वो हमारे टी.एस. एलियट लाइक बोलते हुए दिखते हैं. विच एलिमेंट सिम्बलाइज होप एंड रिन्यूअल, क्या सिम्बलाइज करता है इसमें होप एंड रिन्यूअल को? अब इतनी बार अगर वो स्पिरिचुअली डेड और ये सारी चीज़ें बात कर रहे थे, तो क्या एक चीज़ थी जिससे उन्होंने होप को दिखाया है पोएम के अंदर, रिन्यूअल यानी न्यू शुरुआत को दिखाया है? तो ये था वाटर, जो इनका सेक्शन था वाटर के मतलब वाटर को इन्होंने दिखाया है एज होप एंड रिन्यूअल. ओके, ना पोएम कंबाइन करता है आपके डिफरेंट वॉइसेस एंड कल्चर को. इसमें डिफरेंट वॉइसेस डिफरेंट कल्चर को इन्होंने मिक्स किया है, इसीलिए कहा जाता है कि पोएम के अंदर इन्होंने इंटरटेक्चुअलिटी का भी यूज़ किया है. दैट मीन्स बहुत सारे अलग अलग जो है वो कल्चर से वर्क से इन्होंने
इलियट यूजेस एल्यूजन मेनली टू, इलियट ने एल्यूजन का क्यों यूज़ किया है? सो ही यूजेस एल्यूजन टू मेनली लाइक यूज एंड एड डेप्थ एंड मीनिंग। तो पोएम में काफ़ी ज़्यादा डेप्थ है, मीनिंग है, इसलिए इन्होंने एल्यूजन का यूज़ किया है पोएम के अंदर। द पोएम इज कंसिडर्ड डिफिकल्ट बिकॉज, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट माना जाता है द वेस्टलैंड पोएम को, और बहुत ज़्यादा लॉन्ग पोएम भी है क्योंकि काफ़ी सारे कल्चर वर्क एंड बहुत सारे वॉइसेस को इन्होंने पोएम के अंदर यूज़ किया है, साथ में इन्होंने एल्यूजन का यूज़ किया है, मिथिकल्स का यूज़ किया है। सो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट पोएम मानी जाती है टी.एस. एलियट की ये। तो ये क्यों मानी जाती है ऐसी? बिकॉज़ मैनी लिटरेरी रेफरेंसेस, बहुत सारे लिटरेरी रेफरेंसेस इन्होंने यूज़ किए हैं इस पोएम के अंदर, दैट इज़ व्हाई इट मेनली कंसिडर्ड अ डिफिकल्ट पोएम ऑफ टी.एस. एलियट। ओके, विच थीम इज कंसिडर्ड थ्रू द टाइपिस्ट मेथड, कौन सी थीम है जिससे इन्होंने जो है टाइपिस्ट एपिसोड को दिखाया है, सॉरी, तो ये है इनका मैकेनिकल सेक्सुअलिटी, जो इन्होंने दिखाया है वो एक तरीके का टाइपिस्ट एपिसोड है पोएम के अंदर। सो क्या है ये? मैकेनिकल सेक्सुअलिटी। ठीक है, ओके। द पोएम एंड्स विद द सजेशन ऑफ, क्या सजेस्ट करता है एंड में पोएम? सो सजेस्ट करता है स्पिरिचुअल पीस, बिकॉज इन्होंने पोएम के स्टार्टिंग में ही बताया है कि स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस है हमारी मॉडर्न सोसाइटी के अंदर, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो इन्होंने फील किया सोसाइटी में, मॉडर्न सोसाइटी में, तो इसीलिए ये जो है सजेस्ट करते हैं लास्ट में शांति शांति शांति, 3 बार इन्होंने शांति 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 वर्ड का यूज़ करते हुए स्पिरिचुअल पीस की एक तरीके से सजेशन दिया है सोसाइटी को, मॉडर्न सोसाइटी को। ओके, नाउ शांति एंड सिंबलाइज, क्या सिंबलाइज करता है? ऑफकोर्स शांति मीन्स होता है आपका साइलेंस, और ये इन्होंने आपका एक तरीके से हिंदी वर्ड का इन्होंने यूज़ किया है। ओके, सो ये रेफरेंस है एक तरीके से आपका उपनिषदिक रेफरेंस है जो इन्होंने लिया था। तो पोयम मिक्स करती है आपके एंशियंट एंड मॉडर्न एलिमेंट्स को। एंशियंट के कई सारे रेफरेंसेस हैं एंड मॉडर्न के बारे में तो ये खुद ही बात कर रहे थे, तो मॉडर्न सोसाइटी के बारे में तो इन्होंने खुद ही बात किया है, तो एंशियंट एंड आपका मॉडर्न एलिमेंट्स का इन्होंने पोएम में बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। विच थीम इज रिफ्लेक्टेड बाय द ड्राई लैंडस्केप। ओके, तो कौन सा जो थीम है उससे रिफ्लेक्ट करता है ड्राई लैंडस्केप को? तो आपका जो है वो स्पिरिचुअल डॉट दिखाया है, यानी कि जो स्पिरिचुअलिटी है एक तरीके से वो सूख गई है मॉडर्न सोसाइटी के अंदर, ऐसा इन्होंने दिखाया है। तो स्पिरिचुअल डॉट से इन्होंने आपका ड्राई लैंडस्केप से इन्होंने स्पिरिचुअल डॉट का जो है वो एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, इलियट स्टाइल इन द पोएम इज मेनली, इलियट ने किस स्टाइल का यूज़ किया है? तो इन्होंने सिम्बॉलिक एंड एल्यूजिव स्टाइल का जो है वो यूज़ किया है पोएम के अंदर। ओके, सिम्बॉलिक एंड एल्यूजिव। ओके, द पोएम क्रिटिसाइज, पोएम किस चीज़ को क्रिटिसाइज करती है? तो मोरल डिक्लाइन ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी में जो मोरालिटी ख़त्म हो गई है, जो स्पिरिचुअलिटी ख़त्म हो गई है, ह्यूमैनिटी का जो एक एंड हो रहा है मॉडर्न सोसाइटी के अंदर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, तो उस चीज़ को इन्होंने क्रिटिसाइज करते हुए इस पोएम को लिखा है। तो जो मोरल डिक्लाइन ऑफ द सोसाइटी है ना, उस चीज़ को ये जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, यानी मोरालिटी जो डेड हो रही है सोसाइटी के अंदर। ओके, द पोएम सजेस्ट साल्वेशन थ्रू, द पोएम सजेस्ट साल्वेशन थ्रू स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। ओके, तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि साल्वेशन कैसे मिल सकता है मॉडर्न लाइफ में किसी भी इंसान को, तो आपका स्पिरिचुअली डिसिप्लिन इंसान को इससे साल्वेशन मिल सकता है। ओके, नाउ इलियट यूजेस मल्टीपल वॉइसेस और लैंग्वेजेस टू शो, क्या शो करना चाहते थे मल्टीपल लैंग्वेजेस को यूज़ करके पोएम के अंदर? कल्चरल रिचनेस को एंड फ्रेगमेंटेशन को। ओके, विच रिलीजन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द एंडिंग ऑफ द पोएम? ओके, सो दैट इज आपका हिंदू फिलॉसफी, शांति 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 वर्ड इन्होंने यूज़ किया है। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो हिंदू फिलॉसफी है ना, उसको ये काफ़ी ज़्यादा, उससे काफ़ी ज़्यादा जो है एंडिंग इन्फ्लुएंस है इनकी द वेस्टलैंड की। ओके, द पोएम कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब एज, बेस्ट कैसे इस पोएम को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो ये क्रिटिक है, अ क्रिटिक ऑफ अ मॉडर्न सोसाइटी और सिविलाइजेशन, मतलब एक तरीके से क्रिटिसिज्म है मॉडर्न सोसाइटी और सिविलाइजेशन के ऊपर। तो इस पोएम को बेस्ट कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं हम लोग? ऐसे कि इसमें जो है वो क्रिटिसाइज किया गया है मॉडर्न सिविलाइजेशन को। इलियट रिसीव्ड हेल्प इन एडिटिंग द पोएम, तो किसने इनकी पोएम को एडिट किया है? ऑफकोर्स एजरा पाउंड है जिन्होंने इनकी पोएम को जो है एडिट किया था। द सबटाइटल फॉर एजरा पाउंड रिकग्नाइज हिम एज, तो भाई एक टाइटल दिया गया था एजरा पाउंड को, तो ये कैसे रिकग्नाइज करता है? उनका सपोर्ट और मतलब जो एडिटर थे ना उस पोएम के, ये और सपोर्टर थे, तो एक टाइटल देके इन्होंने एक तरीके से उनको रिकग्नाइज किया है इस पोएम का एडिटर और सपोर्टर। टी.एस. इलियट ने ये जो है एक उनको कोड दिया, एक उनको टाइटल दिया
क्यों? ताकि वो दिखा सकें कि वेस्ट लैंड के एडिटर और सपोर्टर भी जो है वो कोई था और दैट इज़ एजरा पाउंड। ओके, तो याद रखिएगा कि द वेस्ट लैंड को आपके एडिट किया है एजरा पाउंड ने, और फॉर एजरा पाउंड जो लाइन सबटाइटल दिया गया है इस पोएम को वो इसलिए दिया है टी.एस. इलियट ने सो दैट दे शो कि एजरा पाउंड जो है वो इस पोएम के सपोर्टर और एडिटर हैं। नाउ विच की एलिमेंट्स और टेक्निक इज सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम? तो हम जानते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इज द सेंट्रल टेक्निक जो इन्होंने यूज किया है। पोएम रिफ्लेक्ट्स अ सर्च फॉर आइडेंटिटी एंड मीनिंग। पोएम पूरी पोएम सर्च करती है आइडेंटिटी एंड मीनिंग ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी। ओके, विच थीम इज रिप्रेजेंटेड बाय फिशर किंग मिथ? फिशर किंग मिथ का यूज किया गया है, वो किस लिए यूज किया गया है, क्या रिप्रेजेंट करता है? तो फर्टिलिटी एंड हीलिंग। पोएम स्ट्रक्चर्ड इज, पोएम स्ट्रक्चर है नॉन लीनियर। ओके, याद रखिएगा पोएम का स्ट्रक्चर क्या है, नॉन लीनियर। द पोएम कंटेन रेफरेंस फ्रॉम मैनी वर्ल्ड लिटरेचर। इन्होंने हिंदुइज्म से भी लिया है, ग्रीक से भी, रोमन से भी। देयर आर मैनी रेफरेंसेस in the poem, so that is why we say that there are many world literature references in the poem. Eliot objective in the poem is show to, क्या शो करना चाहते थे? क्राइसिस ऑफ मॉडर्न ह्यूमैनिटीज। ठीक है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव था शो करना कि क्राइसिस क्या है मॉडर्न ह्यूमैनिटी की, कितना मॉडर्न ह्यूमैनिटी कितना क्राइसिस में है। ओके, तो पोएम क्या ऑब्जेक्टिव, पोएम का कोर ऑब्जेक्टिव था कि क्राइसिस दिखा सकें, मॉडर्न ह्यूमैनिटी कैसे लैक कर रही है, कैसे सिविलाइजेशन एक तरीके से गलत रास्ते पे जा रहा है, और मॉडर्न सोसाइटी के अंदर कितना ज़्यादा एम्प्टीनेस आ चुका है स्पिरिचुअली भी और ह्यूमैनिटी के पर्पज से भी। तो ये सब चीज़ें वो इनका मेन ऑब्जेक्टिव था इस पोएम को लिखने का। तो क्या है मेन ऑब्जेक्टिव इस पोएम का? क्राइसिस ऑफ मॉडर्न ह्यूमैनिटी। ओके, विच थीम इज लिंक्ड विद डेथ बाय वाटर? क्या थीम इनका जो है वो लिंक्ड है डेथ बाय वाटर? इनका एक सेक्शन है, 5 सेक्शन में इस पोएम को लिखा गया है, उसमें से एक सेक्शन है डेथ बाय वाटर। तो इसका जो है वो क्या थीम था, किस चीज़ से लिंक्ड थी? तो ये मोरालिटी से, यानी कि डेथ बाय द वाटर डील करती है आपके थीम मोरालिटी से। द पोएम इज ऑफ्टन कॉल्ड, पोएम को ज़्यादातर और क्या बोला जाता है? तो ये बोला जाता है अ लैंडमार्क ऑफ मॉडर्निज्म, मतलब मॉडर्निज्म का सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल द वेस्ट लैंड पोएम को माना जाता है लिटरेरी फील्ड में। ओके, द ओवरऑल मैसेज ऑफ द पोएम इज दैट, क्या था ओवरऑल मैसेज जो है इस पोएम का? सो दैट इज मॉडर्न मैन फेसेस स्पिरिचुअल क्राइसिस बट रिन्यूअल इज पॉसिबल। यानी इस पोएम में ये मानना था कि शुरुआत की गई थी कि मॉडर्न सोसाइटी कैसे क्राइसिस में है, कैसे स्पिरिचुअली जो है उसमें जो है स्पिरिचुअलिटी कैसे लैक कर रही है, कैसे ह्यूमैनिटी लैक कर रही है। शुरुआत तो ऐसे हुई थी, बट उसके बाद टी.एस. इलियट ने ये भी दिखाया है कि स्पिरिचुअल पीस अगर हम ले आएँ अपनी सोसाइटी के अंदर तो सब कुछ फिर से सही भी हो सकता है। तो इस पोएम का मेन थीम था कि दिखाना कि कैसे स्पिरिचुअली क्राइसिस आ रहा है शुरुआत में पोएम के, एंड देन कैसे पॉसिबल है फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो इन्होंने मॉडर्न सोसाइटी का लैक दिखाया हुआ है स्टार्टिंग ऑफ द पोएम, एंड देन शांति 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 जो इन्होंने वर्ड यूज़ किया है उससे इन्होंने दिखाया कि अगर स्पिरिचुअल पीस आ जाए सोसाइटी के अंदर तो ये पॉसिबल है कि सोसाइटी फिर से एक नई शुरुआत कर सकती है। ठीक है, तो ये इनका मेन मैसेज था कि मॉडर्न सोसाइटी और सिविलाइजेशन और मैन फेसेस स्पिरिचुअल क्राइसिस बट रिन्यूअल इज पॉसिबल। नई शुरुआत, शांति पॉसिबल है। ओके, हु इज द ऑथर ऑफ द वेस्टलैंड? वेस्टलैंड का ऑथर कौन है? हम सब जानते हैं टी.एस. इलियट हैं। ओके, इन विच ईयर वॉज द वेस्टलैंड पब्लिश? तो 1922 में ये पब्लिश हुआ था। कई बार जो है एग्जाम्स में इसका ईयर पूछा जाता है। सो 1922 में यूलिसिस भी आई थी आपकी, और यूलिसिस आपकी जो है वो आई थी, एंड देन आपका यूलिसिस पोएम के अलावा ये भी एक यूलिसिस आपका नॉवेल और द वेस्टलैंड भी उसी साल पब्लिश हुआ था 1922 में। तो ऐसे आप लिंक कर सकते हैं कि अगर आपको एक याद है तो दूसरा याद रहेगा। इट्स लाइक बस आपका एक ट्रिक है। ओके, विच लिटरेरी मूवमेंट इज द वेस्ट लैंड
एसोसिएटेड विथ। तो आपका कौन सा ऐसा जो है लिटरेरी मूवमेंट है जिससे द वेस्ट लैंड पोएम जो है वो एसोसिएटेड है। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन सोसाइटी के ऊपर लिखा गया, तो मॉडर्निज्म जो है मूवमेंट से जो है द वेस्ट लैंड जो है एसोसिएटेड है। वॉट इज द ओपनिंग लाइन ऑफ द वेस्ट लैंड पोएम? द वेस्ट लैंड पोएम की बहुत ही फेमस ओपनिंग लाइन है, द अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। अच्छा, ये इन्होंने लिया हुआ है, रेफरेंस लिया हुआ है इन्होंने आपके कैंटरबरी टेल्स से। कैंटरबरी टेल्स में जो है अप्रैल को एक अच्छा, एक बहुत ही चीयरफुल मंथ माना गया था, एंड वहीं से रेफरेंस लेते हुए द वेस्ट लैंड में आपके टी.एस. एलियट ने कहा है कि अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। तो पूछा जा सकता है कि ये लाइन का रेफरेंस कहाँ से लिया गया है, तो ये लाइन का रेफरेंस आपके कैंटरबरी टेल्स के जो पोएम है कैंटरबरी टेल्स उससे लिया गया है, जो कि जॉफ्री चौसर का है। ओके ना, how many sections are there in the wasteland poem? तो there are 5 sections in the wasteland poem। ठीक है, आपको 5 sections याद रहने चाहिए। क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, कई बार इनके 5 sections दे दिए जाते हैं और कौन सा section कब आया था, तो ऐसे करके क्रोनोलॉजी भी पूछी जाती है। और ये भी पता होना चाहिए कि ये जो पोएम है ये 5 sections में डिवाइडेड है। ओके, which section of the poem contained the story of the typist and the क्लर्क? टाइपिस्ट एंड द क्लर्क जो स्टोरी है वो किस सेक्शन में इनकी आई थी? तो द फायर सरमन्स में आई थी। तो हर एक सेक्शन में एक स्टोरी इन्होंने ली है, उसमें कई सारे रेफरेंस दिए हैं। तो इसमें से टाइपिस्ट एंड क्लर्क का जो स्टोरी है वो आपका कौन से एक सेक्शन में आता है? तो दैट इज द फायर sermon। ओके, याद रखिएगा। विच myth heavily influenced the wasteland? कौन सी myth है जो बहुत ज़्यादा heavily जो है वो influence करती है the wasteland poem को? तो that is holy grail legends। okay, which section is the shortest in the poem? मतलब कौन सा सेक्शन है, 5 सेक्शन है इनके पोएम के, तो कौन सा जो सेक्शन है वो शॉर्टेस्ट जो है सेक्शन माना जाता है? तो दैट इज डेथ बाय वाटर। ओके, व्हाट डज द वेस्ट लैंड मेनली सिंबलाइज? क्या सिंबलाइज करता है वेस्ट लैंड? ओके, द वेस्ट लैंड में द वेस्ट लैंड है, उसका कोर मीनिंग क्या है? तो दैट इज आपका स्पिरिचुअल बैरनेस, यानी कि खालीपन, स्पिरिचुअलिटी का खालीपन आपकी मॉडर्न सोसाइटी के अंदर। Who dedicated the wasteland to Il Migrola Fabro? Okay, I don't know the exact pronunciation। okay, so ये आपकी एक लाइन है जो डेडिकेट की गई है द वेस्ट लैंड में। तो ये किसके लिए की गई है? टी.एस. एलियट ने ये लाइन किसके लिए किया? तो दैट इज आवर एजरा पाउंड, क्योंकि एजरा पाउंड इसके सपोर्टर भी थे इस पोएम के। इसको एडिट किया था एजरा पाउंड ने ड्यूरिंग जब टी.एस. एलियट इस पोएम को लिख रहे थे। तो ये एक लाइन जो है वो टी.एस. एलियट ने वेस्टलैंड में एक तरीके से डेडिकेट किया है आपके एजरा पाउंड को। ठीक है, एडिटर ऑफ द पोएम। ओके, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ अपीयर्स इन विच सेक्शन? ये अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ जो है ये अपीयर हुआ है किस सेक्शन में? तो द बरियल ऑफ द डेथ, सबसे पहला सेक्शन जो है आपके द वेस्टलैंड का, और उसी में ये लाइन जो है वो अपीयर हुई है, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। जैसे कैंटरबरी टेल्स की ये लाइन है, तो वैसे ही पहले ही सेक्शन में इन्होंने भी इस लाइन को यूज़ करते हुए जो है इसको मतलब वहाँ से रेफर किया है। द क्लोजिंग लाइन वर्ड्स शांति 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 आर फ्रॉम उपनिषद। उपनिषद से ये लाइन जो है वो ली गई है। द लैंग्वेज शांति मीन्स पीस, और ये हिंदू लिटरेचर और हिंदू फिलॉसफी से एक तरीके से जो है वो डराइव किया था, और इसमें मेंशन किया गया है द वेस्टलैंड में। द टेक्निक इज हैविली यूज्ड इन द पोएम। कौन सी टेक्निक का ज़्यादातर यूज़ किया गया है? तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ किया गया है। टी.एस. एलियट नोटिस और notes to the poem were added mainly. T.S. Eliot notes to the poem were added mainly for increased sales and pages. The poem is famous for fragmentation। देखिए इसका कुछ कोर है। आपको अगर वेस्टलैंड के बारे में मैं कुछ पॉइंट्स बताऊं, तो सबसे पहले याद रखिए कि 1922 में ये पोएम जो है वो पब्लिश्ड हुई थी। इसके अलावा इसमें फ्रेगमेंटेशन का यूज़ किया गया है, उसके अलावा एल्यूजन का यूज़ किया गया है, बहुत ज़्यादा मिथिकल एलिमेंट्स का यूज़ किया गया है। अगर हम मिथ की बात करें तो होली ग्रेल लेजेंड्स के मिथ का यूज़ किया गया है।
एंड देन अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर एंड वॉइसेस का, कल्चर का इन्होंने रेफरेंस लिया हुआ है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो स्पिरिचुअली क्राइसिस हुआ था, ह्यूमैनिटी जो एक तरीके से डिक्लाइन हो रही थी मॉडर्न सोसाइटी के अंदर, उसके ऊपर ये पूरी पोएम जो है वो एक तरीके से डेडिकेटेड है। तो ये सारी कुछ एक कोर पॉइंट्स हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या मेन थीम था। तो एक तरीके से सिविलाइजेशन, स्पिरिचुअलिटी जो डिक्लाइन हो रही थी वो एक मेन थीम था इनका। और उसके अलावा इन्होंने पोएम के एंड में जो है वो हिंदू फिलॉसफी उपनिषद से जो है वो शांति 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 वर्ड का यूज़ करते हुए इन्होंने एक तरीके से स्टार्टिंग ऑफ द पोएम इनका ऐसा था कि क्या डिक्लाइन है, मॉडर्न क्राइसिस जो ह्यूमैनिटी के अंदर हो रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में हो रहे हैं, उस चीज़ को पहले इन्होंने पूरी पोएम में शो किया। इसके अलावा लास्ट में इन्होंने होपफुली ये जो है वो सजेस्ट किया है कि बाय द स्पिरिचुअल पीस हम कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से अपने जो सोसाइटी है उसको फिर से बेटर कर सकते हैं। आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो हुआ उसके एक तरीके से सल्यूशन दिया है इन्होंने, सजेशन देते हुए। तो ये सारे जो है वो कोर पॉइंट्स हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि कई बार रिवॉल्व करते हैं क्वेश्चंस इसी के अराउंड और हमको कुछ बेसिक चीज़ें नहीं पता होती हैं, एक तरीके से थीम नहीं पता होता है, उनका मूड नहीं पता होता है कि क्या पोएट ने लिखा है। सो इस वजह से जो है थोड़े मिस्टेक्स हो जाते हैं। अदर देन दैट कुछ कोर पॉइंट्स है जैसे कि 5 जो है वो सेक्शन में लिखा गया है, कौन सा शॉर्टेस्ट है, कौन सा लॉन्गेस्ट है। तो ये कुछ चीज़ें हैं एंड आपके कुछ जो है वो क्या कौन से सेक्शन में क्या चीज़ डिस्कस किया गया है। तो ये कुछ कोर पॉइंट्स है जो अगर आप पूरा देख लेते हैं तो पूरी वेस्टलैंड पोएम तो बहुत ज़्यादा लंबी है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को कवर करने में। बट अगर आप ये थोड़ा बहुत कोर पॉइंट याद रखें एंड देन आप बहुत सारे एमसीक्यूज लगा लें तो आई थिंक कि आप जो है इसके जो भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उसको बहुत ही अच्छे से जो है वो टैकल कर पाएंगे। ओके, अ हीप ऑफ ब्रोकन इमेज, अ हीप ऑफ ब्रोकन इमेज, ये लाइन जो है आपकी ली गई है। ये लाइन जो है वो आपका सिंबलाइज करती है किस चीज़ को, मॉडर्न कन्फ्यूजन को। तो पूरी तरीके से मॉडर्न सोसाइटी के ऊपर ही ये पोएम को जो है वो डेडिकेट किया गया है। मिथिकल एलिमेंट है, एल्यूजन का यूज़ किया गया है। तो अ हीप ऑफ ब्रोकन इमेज क्या सिंबलाइज करता है, मॉडर्न कन्फ्यूजन को। जो लोगों के अंदर एक मॉडर्न कन्फ्यूजन है उस चीज़ को ये लाइन जो है वो कहीं ना कहीं सिंबलाइज करती है। द हाइसन गर्ल एपिसोड सजेस्ट, ये जो हाइसन गर्ल जो है वो जो एक एपिसोड है वो क्या सजेस्ट करती है, लॉस्ट लव को। जो सोसाइटी के अंदर लव ख़त्म हो गया है, मतलब लोगों के साथ ह्यूमैनिटी, स्पिरिचुअलिटी, लव, ये सब चीज़ों का एंड हो रहा है मॉडर्न सोसाइटी के अंदर। तो ये एक चीज़ जो है इस एपिसोड के थ्रू आपके टी.एस. एलियट ने जो है वो पोएम में शो किया है। नाउ विच सेक्शन कंटेंट पब कन्वर्सेशन, पब का कन्वर्सेशन हुआ है तो 21 में शो किया गया अ गेम ऑफ चेस में। हरी अप प्लीज इट्स टाइम इज रिपीटेड बाय बारटेंडर। हरी अप प्लीज इट्स टाइम, ये जो लाइन है ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती है और बोला जाता है कि ये लाइन कहाँ से आई है। तो ये याद रखिएगा, हरी अप प्लीज इट्स टाइम, ये लाइन जो है बार बार द वेस्टलैंड में आपके टी.एस. एलियट ने रिपीट किया हुआ है। और ये लाइन बार बार बोलता कौन है, बारटेंडर बोलता है। तो ये याद रखिएगा, आप पूछा जा सकता है कि ये लाइन बार बार कौन रिपीट करता है, तो दैट इज द बारटेंडर हु रिपीटेड दिस लाइन मेनी टाइम्स इन द पोएम। ओके, सो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए आज एंड थैंक यू फॉर द पेशेंस एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक इट। और मैं ऐसे ही बहुत सारे PYQs लाती रहूँगी जो कि GIC के जितने भी राइटर्स हैं, GIC एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके जितने भी राइटर्स हैं, TGT, PGT, UGC नेट एंड अदर जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जो इंग्लिश लिटरेचर से हैं वो सारे आपके इससे कवर हो जाएंगे एंड आप अपना थ्योरी कहीं से भी कवर कर सकते हैं। एंड देन इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस यू कैन कम टू माय चैनल एंड प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस दैट विल हेल्प यू इन एग्जाम। थैंक यू।